17 साल के लॉसेस के बाद फाइनली बीएसएनएल ने 262 करोड़ का प्रॉफिट किया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, जबकि दुनिया की सबसे कॉम्पिटिटिव टेलीकॉम मार्केट में से एक में बीएसएनएल स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन अब सवाल ये है, जियो, एयरटेल और आइडिया जैसे कंपनी इस मार्केट में होने के बावजूद भी कैसे बीएसएनएल वापस से प्रॉफिटेबल हो सका? क्या ये गवर्नमेंट का सपोर्ट का नतीजा है, या फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन ने गेम चेंज किया, या फिर इसके पीछे भी जियो का इन्वॉल्वमेंट है? चलिए समझते हैं बीएसएनएल की हिस्टोरिक टर्न अराउंड की स्टोरी को शॉर्ट में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के थर्ड क्वार्टर में बीएसएनएल ने 17 साल के बाद पहली बार प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ये मूवमेंट बीएसएनएल के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बीएसएनएल को एक टाइम में इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर की बैकबोन माना जाता था। लेकिन आज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, स्टीप कंपटीशन और फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से बीएसएनएल को चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। सोचिए, 17 साल तक कंटिन्यूअस लॉसेस करने के बाद फाइनली आप प्रॉफिट करें, ये कितनी बड़ी बात है ना। ये मार्केट की वोलेटिलिटी और कंटिन्यूअस हार्डवर्किंग को दर्शाता है। अब बात करते हैं उस बैक स्टोरी की जहां बीएसएनएल ने अपनी डोमिनेंस को खो दी। अर्ली 2000s में बीएसएनएल मार्केट लीडर था। अर्बन और रूरल दोनों एरिया में उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। लेकिन धीरे धीरे मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स ने एंट्री ले ली और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनकी आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। बीएसएनएल ने नई टेक्नोलॉजी जैसे 4G को अडॉप्ट करने में बहुत ही डिले कर दिया और नेटवर्क एक्सपांशन न होने की वजह से कंजेशन बढ़ गया, जिसे कॉल ड्रॉप इंक्रीज हो गया। लो कवरेज के कारण भी कस्टमर्स दूसरे ऑपरेटर की तरफ शिफ्ट होने लगे। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज और इनोवेशन की कमी ने उनकी मार्केट शेयर को ज्यादा हॉट किया और सबसे बड़ी वजह थी राइजिंग कंपटीशन। एयरटेल, वोडाफोन और बाद में जियो ने ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जिसने बीएसएनएल की मार्केट शेयर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इमेजिन कीजिए, आप गेम के सबसे पहले प्लेयर हो, लेकिन कंपटीटर्स के ऐसी एंट्री होती है जिनके पास बेटर स्ट्रेटेजी, फास्टर सर्विसेज और इनोवेटिव प्राइसेस होते हैं। बस वही बीएसएनएल के साथ भी हुआ। उनको ग्रेजुअली अपने कंज्यूमर की ट्रस्ट और मार्केट पोजीशन दोनों को ही खो देना पड़ा। अब बात करते हैं उस टर्निंग पॉइंट की जब 2016 में रिलायंस जियो ने मार्केट में एंट्री ली और पूरे इंडिया और इंडियन टेलीकम्युनिकेशन को ही चेंज कर दिया। जियो ने फ्री 4G डेटा और अल्ट्रा लो प्राइसिंग प्लान्स ऑफर किया, जिससे पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में एकदम से प्राइस वार स्टार्ट हो गया। जियो की एग्रेसिव प्राइस ने दूसरे प्लेयर्स को भी अपने रेट्स को घटाने पे मजबूर कर दिया। इससे छोटे प्लेयर जैसे एयरसेल और टेलीनॉर को मार्केट में सरवाइव करना मुश्किल हो गया। वोडाफोन और आइडिया ने एक मर्जर का डिसीजन लिया ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर सके। और यहाँ एक फन फैक्ट है, जियो के एंट्री के बाद इंडिया दुनिया के सबसे सस्ता मोबाइल डेटा मार्केट बन गया। लेकिन ये एग्रेसिव स्ट्रेटेजी ने कई प्लेयर्स को ब्रिंक ऑफ कोलैप्स तक पहुंचा दिया और बीएसएनएल जो पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था, उसका मार्केट शेयर और भी ज्यादा गिर गया। ये पूरा इकोसिस्टम एक तरह से डिसरप्ट हो गया, जहां नए प्लेयर्स ने कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन को रिडिफाइन कर दिया। लेकिन हर कहानी में एक क्रूशियल मोमेंट आता है और बीएसएनएल की रिकवरी जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए एक रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया, जिसकी वैल्यू थी लगभग 69,000 करोड़। इस पैकेज में कैपिटल इन्फ्यूजन के साथ साथ डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी शामिल था। इसी दौरान जियो और एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान्स के प्राइस को बढ़ाना शुरू कर दिया। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और इस प्राइस हाइक को देखकर लोग अफोर्डेबल अल्टरनेटिव ढूंढने लगे। वहीं पे बीएसएनएल ने अपने प्लान्स को रिलेटिवली सस्ता रखा, जो एक मेजर फैक्टर बना लोगों के वापस बीएसएनएल की तरफ जाने का। बीएसएनएल ने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किया। बीएसएनएल ने बीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें लगभग 80,000 एम्प्लॉइज को अर्ली रिटायरमेंट ऑफर किया, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज रिलेटेड कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली कम किया जा सके। 2022 में फाइनली रिलायंस ने अपनी 4G सर्विसेज को लॉन्च किया, जिससे वो कंपटीटर्स के साथ इस रेस में आने लगे। बीएसएनएल ने अपनी पुरानी स्ट्रेंथ यानी कि रूरल कवरेज को लिवरेज किया, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स अर्बन मार्केट पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। रूरल एरिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उनको एक कॉम्पिटिटिव एज दे रहा था। इस साल बीएसएनएल ने 1 लाख एडिशनल टावर सेटअप करने का प्लान किया है, जिसमें से 75,000 टावर सेटअप हो चुका है और उसमें से 60,000 ऑपरेशनल है और बाकी के जून 2025 तक ऑपरेशनल होने का प्लान है। ये सब मेजर्स मिलकर बीएसएनएल को एक स्ट्रक्चर रिकवरी की तरफ ले गए और प्रॉफिटेबल बनने में मदद की। आज के दिन में टेलीकॉम मार्केट में सिचुएशन काफी डायनेमिक है। आज एयरटेल और जियो मार्केट के टॉप प्लेयर है, लेकिन बीएसएनएल ने अपने लिए एक नीश कर्व आउट किया है, खास करके रूरल एरियाज और गवर्नमेंट सेक्टर्स में। वोडाफोन, आइडिया आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके सामने बीएसएनएल का टर्न अराउंड और भी इम्प्रेसिव लगता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी प्रॉमिसिंग लग रहा है और बीएसएनएल ने 5G सर्विसेज भी लॉन्च करने का प्लान किया है और अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मॉडर्नाइज करने के लिए नए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से भी इनको एक स्टेबल ग्रोथ की डायरेक्शन मिल रही है। आज की कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में जबकि एयरटेल और जियो एग्रेसिव मार्केटिंग और इनोवेटिव सर्विसेज दे रहे हैं, वहीं बीएसएनएल की फोकस स्ट्रेटजी उनको मार्केट में एक यूनिक पोजीशन दे रही है। रूरल एरिया जहां कनेक्टिविटी अभी भी एक मेजर चैलेंज है, वहीं बीएसएनएल की एक्सटेंसिव नेटवर्क उनको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। बीएसएनएल के पास अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी है,
एयरटेल और जियो जैसे जाइंट्स के साथ कम्पीट करना। लेकिन इसी बीच में 262 करोड़ का प्रॉफिट उनके लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। ये प्रूव करता है कि अगर सही टाइम पे सही डिसीजन ली जाए तो रिकवरी पॉसिबल है, चाहे कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना हो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल और ऐप को एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।